वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा हैमर टो। ठीक है, हैमर टो नाम इसलिए पड़ा है इसका क्योंकि ये हैमर के शेप का होता है। इसमें हमारी जो उंगलियां होती हैं वो इस तरीके से हैमर के आकार की मुड़ जाती हैं, पैरों की उंगलियां, इसलिए हम इसे हैमर टो कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हैमर टो क्या होता है। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि हैमर टो के पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो आपके टो हैं, जो आपके पैरों की उंगलियां हैं, वो कैसी होती हैं, कितने जॉइंट होते हैं उसमें, और वो क्या काम करती हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। फिर हम हैमर टो के बारे में जानेंगे और वो कैसे होता है, और जब वो हैमर टो होता है तो आपको क्या सिम्टम्स आएंगे और आप उसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हैमर टो क्या है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि टो क्या होता है, पैरों की उंगलियां क्या होती हैं। जैसे हमारे हाथों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां होती हैं, किसी चीज को पकड़ने में काम आती हैं, हमारे बाकी जो दिनचर्या है उसको करने में काम आती हैं। वैसे ही हमारे पैरों की उंगलियां होती हैं जो कि बैलेंस करने में, बैलेंस बनाने में बहुत अच्छा उपयोग अपना योगदान देती हैं। हमारी पैरों की उंगलियां अच्छी पकड़ बनाती हैं फ्लोर पे, जिसके कारण हम इक्वली चल पाते हैं, बैलेंस के साथ चल पाते हैं। तो हमारी जो पैरों की उंगलियां होती है वो बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट करती हैं ताकि हम चल पाए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी पैरों की उंगलियां हैं वो कैसी होती हैं। तो सबसे पहले हमारा पंजे के बाद आता है ये हड्डी, जिसे हम कहते हैं मेटाटार्सल। ठीक है, ये 5 होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेटाटार्सल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आती है ये वाली हड्डियां, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल फेरेंक्स। ठीक है, इस हड्डी को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल फेरेंक्स। ठीक है, फिर इसके बाद आती है हमारी मिडिल फेरेंक्स। ये होती है हमारी मिडिल फेरेंक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आती है डिस्टल फेरेंक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्टल फेरेंक्स। ठीक है, तो हमारा पहला आता है मेटाटार्सल, फिर प्रॉक्सिमल फेरेंक्स, फिर डिस्टल फेरेंक्स और मिडिल फेरेंक्स, फिर डिस्टल फेरेंक्स। जो हमारा अंगूठा होता है उसमें मिडिल फेरेंक्स नहीं होता है, उसमें सिर्फ डिस्टल फेरेंक्स और मिडिल फेरेंक्स होता है। ठीक है, उसमें मेटाटार्सल, प्रॉक्सिमल फेरेंक्स और डिस्टल फेरेंक्स होता है। मिडिल फेरेंक्स हमारे अंगूठे में नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा मेटाटार्सल और प्रॉक्सिमल फेरेंक्स मिलके एक जॉइंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, फिर हमारा प्रॉक्सिमल फेरेंक्स और मिडिल फेरेंक्स मिलके एक जॉइंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा मिडिल फेरेंक्स और डिस्टल फेरेंक्स मिलकर एक जॉइंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, ये हमारे उंगलियों को बनाते हैं कितने जॉइंट। ठीक है, मेटाटार्सल और प्रॉक्सिमल फेरेंक्स, मिडिल फेरेंक्स, डिस्टल फेरेंक्स, ये मिलके एक जॉइंट बनाते हैं। पहला होता है मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट, फिर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, फिर होता है हमारा डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा है टो। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हैमर टो क्या होता है। ठीक है, तो हैमर टो में क्या होता है, हमारी जो उंगली होती है पैरों की वो ऐसे ही हैमर का आकार ले लेती है। ठीक है, हमारी जो पैरों की उंगली होती है वो हैमर का आकार ले लेती है। जो हमारी उंगली होती है वो बीच से, उसके मिडिल से और बॉटम से, नीचे की तरफ से मुड़ जाती है अंदर की तरफ। ठीक है, आप देख रहे हैं ये मिडिल और ये एंड से अंदर की तरफ मुड़ गई है। ठीक है,
तो इसे हम क्या कहते हैं, हैमर टो। ठीक है, ये जो मिडिल एरिया है इसका, मिडिल जॉइंट जो है वो अंदर की तरफ मुड़ गया है, फ्लेक्शन में चला गया है। ठीक है, और नीचे की तरफ चला गया है ये जॉइंट। जो हमारा डिस्टल जॉइंट है वो नीचे की तरफ चला गया है, जो मिडिल जॉइंट है वो फ्लेक्शन में चला गया है, अंदर की तरफ चला गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा हैमर टो, कि हमारी पैर की जो उंगली है वो अंदर की तरफ मुड़ जाए बीच से। ठीक है, और एंड से, आखिरी भाग से और बीच के भाग से वो अंदर की तरफ मुड़ जाए, उसे हम कहते हैं हैमर टो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हैमर टो डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि हमारी जो उंगलियां होती हैं वो अंदर की तरफ कर्ल हो जाती हैं, अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। नॉर्मल जो हमारी उंगलियां होती हैं वो सीधे सामने की तरफ उनका पॉइंट रहता है, जैसे कि ये जो उनका पॉइंटिंग एरिया होता है वो सीधा रहता है, सामने की तरफ फेस करता है। पर हैमर टो में ये जो पॉइंटिंग एरिया होता है वो नीचे चला जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, और ये जो डिफॉर्मिटी है वो आपके टोज में, किसी भी टोज में हो सकती है, पर मोस्टली ये आपके सेकेंड और थर्ड टो में देखने को मिलती है। मतलब आपके ये सेकेंड और आपका थर्ड टो ये कॉमन होता है जिनमें आपको हैमर टो देखने को मिलता है। ठीक है, तो हैमर टो में जो जब हमने देखा कि हमारी जो उंगलियां होती हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है, उनका जो पॉइंटिंग एरिया होता है एंड में वो अंदर की तरफ चला जाता है, बीच से ये उंगली मुड़ जाती है, और ये आपको कॉमनली सेकेंड और थर्ड टो में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब इस डिफॉर्मिटी में हम ये देखते हैं कि जो मैंने अभी आपको जॉइंट बताए थे स्टार्टिंग में, 3 जॉइंट जो बताए थे जिनसे मिलकर हमारी उंगलियां बनती हैं, उसमें क्या डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, वो कैसी हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए, जो हमारा मेटाटार्सल फेलेंजल जॉइंट था, ये जॉइंट मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट जो है उसमें स्लाइटली एक्सटेंशन आ जाता है, ये ऊपर की तरफ हो जाती है, स्लाइटली हल्की सी ऊपर की तरफ आ जाती है। ठीक है, फिर जो हमारा प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, ये प्रॉक्सिमल बोन और ये मिडिल बोन, मिडिल फेरेंज, इसके बीच का जो जॉइंट है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, उसमें फ्लेक्शन हो जाता है, वो अंदर की तरफ चली गई है। ठीक है, फिर जो आपका आखिरी वाला जॉइंट है ये डॉर्सल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, वो एक्सटेंशन में आ गया है। ठीक है, जो आपका डॉर्सल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो एक्सटेंशन में आ गया है। ठीक है, तो इसमें डिफॉर्मिटी में क्या होता है, जो आपका मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट है वो स्लाइटली एक्सटेंशन में आ गया, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है वो स्लाइटली कंप्लीटली फ्लेक्शन में आ गया, और जो डॉर्सल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो एक्सटेंशन में आ गया। ठीक है, आपका प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट फ्लेक्शन में, डॉर्सल इंटरफेरेंजियल जॉइंट एक्सटेंशन में, मेटाटार्सल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट स्लाइटली एक्सटेंशन में। ठीक है, तो ये डिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है हमारे पैर में जब हमें हैमर टो हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके कॉज देखते हैं कि अगर हमें हैमर टो हुआ है तो किस कारण से हो सकता है हमें हैमर टो। ठीक है, तो पहला हमारा कॉज है कि कोई हमें इंजरी हुई हो, कोई ट्रॉमा लगा हो, कोई धक्का लगा हो बहुत जोर का, या एक्सीडेंट में, या आप गिर गए हो कहीं, तो उस टाइम अगर आपकी उंगलियों में बहुत तेज बाहरी फोर्स लगता है कि वो बैंड हो जाए उंगली, तो भी आपको हैमर टो होने के चांसेस होते हैं। जब अर्थराइटिस हो जाता है, डीजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं आपके जॉइंट्स में, उन पेशेंट्स में भी हैमर टो देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर आपका जो आर्च है फुट का वो बहुत ऊंचा हो, नॉर्मल नहीं हो, इस तरीके का ऊंचा फुट हो आपका, ठीक है, तो भी आपको हैमर टो होने के चांसेस रहते हैं। नॉर्मली हमारा जो आर्च होता है, जो पैर का कर्व होता है वो थोड़ा कम होता है, बट अगर जिनका ये जो वाला आर्च होता है इस साइड का, ये अगर बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, उनको भी
हैमर टो हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपरली फिट शूज नहीं पहनते हैं, जिनकी उंगलियां आगे से मुड़ रही हों अंदर की तरफ, जबरदस्ती पहन रहे हैं अगर हम टाइटली, तो उन्हें हैमर टो होने के चांसेस बहुत होते हैं। और अगर वो बहुत लॉन्ग टाइम तक शूज को पहने रहते हैं तो उनमें हैमर टो के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि आपने अगर प्रॉपरली फिट शूज नहीं पहने हैं और आप बहुत लंबे टाइम तक शूज ही कैरी करते हैं, तो ऐसे लोगों में हैमर टो के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और अगर आपके फुट के जो लिगामेंट्स हैं, टेंडन हैं, जो होल्ड करके रखते हैं मसल्स के जॉइंट्स को, जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, अगर वो बहुत टाइट हैं, तो भी वो क्या होंगे, उनकी लेंथ से धीरे-धीरे शॉर्ट होने लगेंगे। ठीक है? जब हमारे कोई मसल्स या टेंडन टाइट होता है, तो वो शॉर्ट होने लगता है। तो वो क्या करेगा, जॉइंट को खींचने लगेगा, जिसके कारण से हैमर टो जैसी डिफॉर्मिटी हो जाती है। ठीक है? तो इसके कॉजेज़ में हमने क्या-क्या देखा कि अगर आपको कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई हो, कोई ट्रॉमा लगा हो तो, अगर आपको आर्थराइटिस हो तो, या आपका जो फुट का आर्च है वो बहुत ऊँचा हो तो, या फिर आप बहुत टाइट शूज़ पहनते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए तो भी हैमर टो आपको हो सकता है, या फिर आपके लिगामेंट और टेंडन जो हैं वो बहुत टाइट हों, तो भी आपको हैमर टो है वो हो सकता है। ठीक है? चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब एक कंडीशन होती है बूनियन। ठीक है? बूनियन क्या होता है कि आपके जो अंगूठे के साइड में ये जो एरिया है, ये बाहर बम्प बना लेता है। ऐसा एक पहाड़ जैसा शेप हो जाता है साइड में, उसे हम कहते हैं बूनियन। आपके अंगूठे के बगल से इस तरीके का पहाड़ जैसा शेप बाहर को निकल के आएगा, तो उसे हम बूनियन कहते हैं। बूनियन क्या करता है, आपके बगल की जो उँगलियाँ हैं, उस पे प्रेशर डालता है। ठीक है? जब आपको बूनियन होगा तो आपका अंगूठा इस साइड को झुकेगा। ठीक है? वो सीधा ना रह के इस बगल वाली उँगली पे प्रेशर डालेगा, जिसके कारण ये जो उँगली है वो प्रेशर में आके हैमर टो में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? आपके बुनिंग के कारण टो पे जो प्रेशर पड़ेगा वो आपकी बगल वाली उँगली पे जाएगा, जिसमें हैमर टो की डिफ़ॉर्मिटी के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है? तो एक बूनियन भी एक कारण है, अगर आपको बूनियन है आपके पैरों में तो उससे भी आपको हैमर टो हो सकता है। या फिर अगर आपको कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो या पेरिफेरल नर्व डैमेज हुआ हो, ठीक है? उसके कारण भी आपके टो अगर कर्ल हो गए हों, ठीक है? तो उसमें आपको हैमर टो हो सकता है। अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड के इंजरी के कारण पैरालिसिस के केस में ये देखने को मिलता है कि पैरों की स्ट्रेंथ चली जाती है, पैर हम हिला नहीं पाते हैं। तो उस कारण भी आपको हैमर टो हो सकता है। आपके पैर जो हैं, आपकी जो उँगलियाँ हैं, वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के टाइम पे, या फिर अगर पेरिफेरल नर्व कोई डैमेज हो गई हो जो आपके फुट को सप्लाई कर रही है, उसके कारण भी हमें हैमर टो देखने को मिलता है। ठीक है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि इसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या हैं। जो अगर आपको हैमर टो हो गया है तो आपको क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहला तो आपको चलने में दिक्कत आएगी। जब आप वॉक करेंगे, आप चलेंगे, तो आपको बहुत अनईज़ी फ़ील होगा, बहुत डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होगा, आपसे चला नहीं जाएगा। आपको बहुत चलने में, नॉर्मल वॉक में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारी पूरी उँगलियों का जो अटैचमेंट होता है, वो पूरे फ्लोर से, ज़मीन से टच होती है। पर अगर कोई एक भी उँगली ऊपर की तरफ मुड़ गई है, अंदर की तरफ आ गई है, तो आपको चलने में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ा आपको दिक्कत आएगी कि आपको चलने में दिक्कत आएगी, ठीक है? जिसके कारण क्या होगा, पेन भी आ सकता है। कुछ लोगों में देखा जाता है कि उनमें पेन आ जाता है, ठीक है? उनको चलने में दर्द होता है, और फिर अगर आप आपकी उँगली को सीधा करना चाहेंगे, अगर वो मुड़ गई है पीछे की तरफ, आप जब उसको सीधा करेंगे तो आपको उस टाइम पे दर्द होगा, आपको उस उँगली को सीधा करने में दर्द महसूस होगा, ठीक है?
तो जब अगर आपको हेमर-टो होगा तो आप चलने में आपको दिक्कत होगी, साथ में चलने में आपको दर्द भी हो सकता है। आप जब अपना पैर सीधा करेंगे, उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, तब भी आपको दर्द हो सकता है। और आपको अपनी उस उँगली पे जहाँ हैमर-टो हो रहा है, वहाँ पे कॉर्न्स और कैलिसेस दिखाई देंगे। कॉर्न एंड कैलिसेस क्या होते हैं? जो हम जिसे हिंदी में भट्ट कहते हैं, ठीक है? ओवरलैप हो जाती है स्किन उस एरिया पे, उसे हम कहते हैं कॉर्न या कैलिसेस। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये कॉर्न्स इस तरीके की आपको एक स्किन ओवरलैप दिखाई देगी, एक के ऊपर एक स्किन बहुत टाइट स्किन, उसके ऊपर आप टच भी करेंगे तो आपको कुछ सेंसेशन भी फील नहीं होते हैं। ओवरलैप हो जाती है स्किन वहाँ पे। ये कैलिसेस है, ये देखिए इस तरीके से आपको कैलिसेस और कॉर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। साथ में अगर आप ऐसा करें कि आपके टो को जो आपका फुट है उसको आप सीधा कर रहे हैं, ठीक है? आपके फुट को आप अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं, टोज़ को आप सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी इनेबिलिटी होती है, आप वो नहीं कर पाते हैं। जब आपका फुट को आप फ्लेक्शन में लाते हैं, तब एक स्ट्रेच आता है वहाँ, जिस कारण आपको दर्द होने लगता है और आपका टो भी दर्द करने लगेगा जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे। तो ये कुछ साइन एंड सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे जब आपको हैमर टो की कंडीशन डेवलप होगी, ठीक है? चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब दूसरा हमको मिलता है कि हमें क्लो लाइक टॉ या मैलेट टो देखने को मिलता है। क्लो लाइक टॉ क्या होता है? देखिए, ये हैमर टो कुछ ऐसा है, डिस्टल जो फेलिंग्स है इसमें, उसमें हमारा क्या एक्सटेंशन हो रहा है और इसमें फ्लेक्शन हो रहा है। बट क्लॉ के टो में क्या होता है कि वो भी फ्लेक्शन में चला जाता है। ये देखिए, इस एंड में आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, पर क्लॉ वाले टर्म में आपका एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है? सॉरी, फ्लेक्शन हो जाएगा, वो भी अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है? फिर होता है मैलेट। मैलेट में आपका जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट और प्रॉक्सिमल जॉइंट है, वो एकदम सीधा रहता है। बस जो डिस्टल वाला है, उसमें फ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है? तो आपको फ्लो टॉप देखने को मिलता है जब आपको हैमर टो होता है, ठीक है? तो आपका जो डिस्टल वाला एरिया है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, फ्लेक्शन में चला जाएगा, जो कि हैमर टो में एक्सटेंशन में था। कुछ-कुछ लोगों में इस एरिया में स्वेलिंग दिखाई देखने को मिलती है, सूजन दिखाई देखने को मिलती है कि आपकी जो उँगलियाँ हैं वो सूज गई हैं। आप अगर किसी-किसी को उसमें पिटिंग एडिमा भी देखने को मिलता है। पिटिंग एडिमा क्या होता है कि अगर आप सूजन के ऊपर अपने थंब को बहुत ज़ोर से प्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ से रेडनेस चली जाएगी और एक सिक्के का आकार ले लेगा। उसे हम कहते हैं पिटिंग एडिमा। वो भी किसी में देखने को मिलता है। वहाँ पे रेडनेस दिखाई देगी, एकदम लाल होगी वो उँगली, आपको वो उँगली में जलन भी होगी, बर्निंग जैसा आपको लगेगा कि मेरी उँगली में कुछ जल रहा है और बहुत लाल हो जाएगा वो एरिया, तो आपको ये कुछ साइन एंड सिम्पटम उसमें देखने को मिलेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो हमने अभी सबके हैमाटो का पूरा इंट्रो देखा, उसका कॉज़ देखा, साइन एंड सिम्पटम्स देखे, अब हम देखते हैं कि इसका रिस्क फैक्टर क्या है। तो फैमिली हिस्ट्री में अगर आपको हैमर-टो या आपकी फैमिली में किसी को हैमर-टो है, तो हो सकता है कि आपको भी हो। तो जो फैमिली हिस्ट्री है हो हैमर-टो की, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि आपको हैमर-टो हो सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइट शू अगर बहुत टाइम तक पहने हुए हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है हैमर-टो होने का। आप एकदम बिल्कुल टाइट शू पहने हुए हैं कंटिन्यूअस और आपका जॉब जो है वो ऐसा है कि आपको 12 से 13 घंटे शू में ही रहना है, फॉर्मल्स पहनना है और जो आपके फॉर्मल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, पॉइंटेड हो, आगे तरफ ऐसा पॉइंट बन रहा हो, उनमें भी हैमर टो होने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है? और अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेवी कैलिसिस हो गया हो, बहुत ज़्यादा बूनियंस बहुत ज़्यादा डिफ़ॉर्मिटी हो गई है बूनियंस की, बहुत ज़्यादा कॉन्स हैं और जो स्किन की लेयर है बहुत ज़्यादा थिक होती जा रही है, काफ़ी टाइम से है और उसमें आपको दर्द भी शुरू हो गया है, तो उनमें भी हैमर टो का रिस्क रहता है कि उन लोगों को हैमर टो हो सकता है।
क्या होता है जब हमें ये कॉर्न कैलिसिस बनते हैं तो स्टार्टिंग में तो ये कोई सिम्टम्स नहीं देते हैं, बहुत सेंसलेस होते हैं, इनमें कोई सेंसेशन नहीं होता है, पर धीरे 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 इसके ऊपर स्किन चढ़ती जाती है, बहुत ज़्यादा ओवरलैप होने लगती है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। अगर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक आपके पैरों में बनी रही, आपने उसको अनट्रीटेड रखा, तो आपको हेमेटो होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है डायग्नोसिस। इसको डायग्नोस करने का पहला तो है फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर आप फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो आपके फिंगर देख के तुरंत कह देगा कि हाँ ये आपको हेमेटो है, क्योंकि अभी मैंने आपको जो डिफॉर्मिटी बताई कि जो आपका मेटाटार्सल फेलिंजियल जॉइंट है वो एक स्लाइटली एक्सटेंशन में आ जाएगा, जो आपका प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल जॉइंट है वो फ्लेक्शन में आ जाएगा, और जो आपका डिस्टल इंटरफेलिंजियल जॉइंट है वो एक्सटेंशन में आ जाएगा। तो वो जब ऐसी डिफॉर्मिटी आपके पैर में दिखेगा फिजिशियन, तो वो तुरंत आपको कह देगा कि आपको हेमेटो है। बट सेकेंडरी हम इसमें एक्सरे भी करवा सकते हैं। जब आप एक्सरे करवाएंगे तो आपको इस तरीके से आपके बोन्स दिखाई देंगे। ये हेमेटो की बोन देखिए, मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट आपका एक्सटेंशन में आ गया है स्लाइटली, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है इसमें फ्लेक्शन हो गया है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है उसमें एक्सटेंशन हो गया है। ठीक है, तो आपको ये एक्सरे में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया हेमेटो के बारे में कि टोज क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, और हेमेटो क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है, किन में कॉमनली हो सकता है, और इसका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेमेटो डायग्नोस करने में मदद साबित करे। तो थैंक यू सो मच।